हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो देखिए भाई, एसएससी जीडी की हमारी जो है परीक्षा 2025 की बहुत ही नज़दीक आ गई है। अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो 4 फ़रवरी से हमारा एग्ज़ाम है 25 फ़रवरी तक। तो जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है पीवाईक्यू की, इसका ये 4th लेक्चर है। तो पिछले साल का मैं पूरा पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, 53 के 53 शिफ्ट का, जीके जीएस का। तो आज की क्लास में नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस रहेंगे। इससे पहले देखो 500 के करीब हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं 1 से और 3, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख लें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए। ठीक है भाई, ताकि जो है बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। और देखिए, ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है, लास्ट रिवीजन सीरीज़ चल रही है। आपको एग्ज़ाम मोड में आ जाना है अब। एक तो पहली बात, आपको घबराना नहीं है और एग्ज़ाम मोड में आ जाना है, रिवीजन मोड में आ जाना है। मोक्स लगाइए आप, जितने भी हो सके पीवाईक्यू का रिवीजन करिए। ठीक है, इस सीरीज़ में हम 1000+ क्वेश्चंस करेंगे भाई। ठीक है, सभी शिफ्टों को मिला के। बाकी ये जो सेशन होगा हिंदी में रहेगा। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इंग्लिश वाला वर्जन ला दीजिए। देखो, हिंदी का कंप्लीट हो जाने दो, 2-3 क्लासेज और आएंगी, फिर मैं इंग्लिश वाला ले आऊँगा, आप चिंता ना करें। बाकी देखिए, ये बाइलिंगुअल ही है, इंग्लिश वालों को भी बिल्कुल समझ आएगा, चिंता ना करें। आप एक बार क्लास को लेके देखें, और क्लास को भाई कंप्लीट देखना है आपको। ऐसे 1-2 क्वेश्चन देख के और भाग जाएं तो उससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं आपका। क्लास को कंप्लीट देखिए, मैंने जो पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में सारे क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, और अपना रिवाइज़ कीजिए अच्छे से, मूक्स लगाइए और जीके जीएस का रिवीजन करिए। पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा रिपीट करता है एसएससी, तो हम पीवाईक्यू तो छोड़ने वाले हैं नहीं किसी भी तरह से। और हमने ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर किया है पीवाईक्यू में, आप देख सकते हैं। क्लास को आप देखिए एक बार और इसका यूटिलाइजेशन करिए भाई, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। फिर से मैं आपको बता दूं, क्योंकि नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा क्लासेस का। ठीक है, और जीडी वालों के लिए स्पेशल सीरीज स्टार्ट करिए भाई मैंने, ये स्पेशली लेक्चर है, 2-3 लेक्चर और आएंगे, तो पूरे हम 1000 से प्लस जो है क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना पहला क्वेश्चन। बाकी आप पढ़ते रहिए, देखो रिवाइज करिए चीज़ों को, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं डियर लर्नर्स। देखो, भारतीय खिलाड़ी संदीप कुमार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है। तो संदीप कुमार जी जो है किस खेल से जो है इनका संबंध है, तो ये है तीरंदाजी से। मैरी कॉम का पूछ सकता है आपसे, मैरी कॉम का संबंध है मुक्केबाजी से, बॉक्सिंग से, रेसलिंग। विनेश फोगाट पूछ सकता है, विनेश फोगाट। ठीक है, साक्षी मलिक, साक्षी मलिक इसका पूछ सकता है आपसे रेसलिंग से। क्रिकेट का स्मृति मंधाना, स्मृति पूछे हुए क्वेश्चन है ये डियर लर्नर्स, मंधाना। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। बाकी मनु भाकर का भी आपसे पूछ सकता है, मनु भाकर, इनका संबंध किससे है, तो शूटिंग से इनका संबंध है भाई। अभी हाल फिलहाल में ही जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन्हें मिला है, जो है मनु भाकर को, ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड है इंडिया का। ठीक है, तो इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है मनु भाकर को, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या कह रहा है, देखो, डैश जिसका संबंध दक्षिणी भारत के केरल से है का नाम एक पौराणिक मायाविनी स्त्री मोहिनी से लिया गया है। तो क्या है भाई, कौन सा डांस है जो है मायाविनी स्त्री मोहिनी से लिया गया है जिसका नाम, तो ये है भाई मोहिनी अट्टम। तो ये केरला का क्लासिकल डांस है। ठीक है भाई, इसके अलावा एक और है केरल का क्लासिकल डांस, तो उसका नाम है कथकली, कथक जो है कली। तो ये दो हैं केरला के क्लासिकल डांस, एक मोहिनी अट्टम और एक कथकली। मणिपुरी जो दे रखा है ये मणिपुर का है, ये भी क्लासिकल डांस है। ठीक है, और भरतनाट्यम जो है ये भी क्लासिकल डांस है, और ये तमिलनाडु का है। ठीक है, और ये सेकंड जो ऑप्शन है ये देखिए, जो बिहू नृत्य है ये होता है आसाम में। 3 तरह के बिहू होते हैं, कटी बिहू, माघ बिहू और रंगाली बिहू, रंगोली बिहू क्या बोलते हैं उसे। तो बिहू का नाम आ जाए तो आसाम लगा के आएंगे आप। ठीक है भाई, बाकी क्लासिकल डांस जो होते हैं ये देखिए, इनका जो स्टेटस देता है वो संगीत नाटक अकादमी देती है, और संगीत नाटक अकादमी बनी थी 1953 में, 1953 में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 8 क्लासिकल डांस हैं वैसे अभी, बट अभी एक और ऐड कर दिया गया है, 9th क्लासिकल डांस, 9वां क्लासिकल डांस। ठीक है, क्लासिकल डांस, तो इसका नाम है छऊ, छऊ डांस, और ये होता है वेस्ट बंगाल में, झारखंड में और उड़ीसा में। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। और इसका जो स्टेटस दिया है ना क्लासिकल डांस ने, तो ये कल्चरल मिनिस्ट्री ने दिया है भाई। ठीक है, इसका अभी संगीत नाटक अकादमी ने स्टेटस नहीं दिया है। ठीक है,
तो इतना आपको ध्यान रखना है। 3 जो है क्लासिकल डांस यहाँ पे दे रखे हैं, एक मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम। बाकी 5 के नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें अगर आपको पता है तो, नहीं पता तो एक बार सर्च करें, ठीक है, खुद से, और फिर उन्हें लिखें कमेंट सेक्शन में। इससे क्या होगा कि जो है आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। पार्टिसिपेशन रखिए आप क्लास में। और देखिए भाई, इंग्लिश वाले कह रहे हैं सर इंग्लिश में, इंग्लिश वाला जो है वर्जन लेके आ जाइए। देखिए हिंदी वालों को ख़त्म होने दो, ये जो है क्वेश्चंस, कुछ ही क्वेश्चन बच रहे हैं, 2-3 क्लासेस और आएंगी तो हमारा हिंदी वाला वर्जन कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं इंग्लिश में ले आऊँगा भाई सारी क्लासेस। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, कि आने वाली क्लासेस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए, ठीक है, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी। और PYQ देखिए, आपको कम्प्रीहेंसिव PYQ मिलेंगे सभी एग्ज़ाम्स के, SSC के, रेलवे के। अभी देखिए ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ गया है, ग्रुप डी का, रेलवे का, ठीक है, लेवल 1 वाला, तो उसके भी मैं PYQ डाल दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें भाई, ठीक है। इतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और आप देखिए इन क्लासेस का ना मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए, आप लोगों के लिए ही है ये क्लासेस। और इससे पहले देखो जो है क्लास फर्स्ट भी आ गई है, उसमें मैंने 200 के करीब क्वेश्चन कराए हैं, 150 और 200 के करीब। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्लास जो है सेकंड है, उसमें 100 क्वेश्चन करा दिए मैंने। क्लास थर्ड में भी 100 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो 400-500 क्वेश्चन तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। बाकी आज 4th क्लास है ये, तो इसमें भी हम 100 क्वेश्चन कर लेंगे। तो आपका देखिए ये जो टाइम है ना, ये भाई रिवीजन मोड है बिल्कुल, ठीक है। रिवीजन मोड में रहिए अब आप, एग्ज़ाम मोड जिसे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिवाइज़ रिवाइज़ एंड रिवाइज़ यही करना है आपको। बहुत ज़्यादा नया पढ़ेंगे तो चीज़ें स्लिप हो जाएंगी दिमाग से, ठीक है। तो PYQ काफ़ी ज़्यादा रिपीट करता है SSC, ये आपको पता ही है। आप लगा लीजिए एक बार इन्हें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, यहाँ से क्वेश्चंस भी दिखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश की खामटिस जो है जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो खामटिस जो जनजाति है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, पूछ लेगा कि खामटिस जनजाति कहाँ की है, तो ये मिलती है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये कौन सा त्यौहार है इनका, तो ये सांगकेन फेस्टिवल है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार रिपीट, तो इसको याद रख लें भाई, ठीक है। CGL या CHSL में पूछा हुआ है या फिर MTS में, इनमें से एक शिफ्ट में पूछा हुआ था जब मैं PYQ करा रहा था, तो मुझे याद है ये वाला फेस्टिवल पूछा था भाई। खामटिस जो है जनजाति द्वारा मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है सांगकेन फेस्टिवल। बाकी तमिलनाडु में होता है एक पोंगल फेस्टिवल, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, जून 2023 में जो है कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक है, की वार्षिक महान अप्रवासी ग्रेट इमिग्रेंट्स सूची में किस भारतीय को मान्यता दी गई है। तो ये देखिए, ये है भाई अजय बांगा, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, अजय बांगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष अप्रैल 2022 से लेके जनवरी 2023 के दौरान कृषि निर्यात डैश कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ। तो देखिए भाई, कृषि निर्यात जो हुआ वो हुआ 43.37 जो है बिलियन डॉलर का, डॉलर में पूछ रहा है ये, ठीक है भाई, इतना हुआ है जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार अप्रैल 2022 से लेकर और जनवरी 2023 तक, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि ये पुराना डेटा हो गया है, आप इसे छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ठीक है, बाकी थोड़ा सा ऊपर ऊपर से याद रख लें। क्वेश्चन नंबर 6, अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में 10 मीटर जो है एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले जो है पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा। तो देखिए, इन्होंने 10 मीटर जो है एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड जीता था। तो ये कब हुआ था और किस में जीता था, तो ये 2008 में जो ओलंपिक्स हुए थे, तो बीजिंग में हुए थे, ये बीजिंग चाइना में, ठीक है। और जो मैं लिख रहा हूँ भाई, स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान ना दें कि सर आपने गलत लिख दिया, ये लिख दिया, वो लिख दिया। जो मैं बोल रहा हूँ ना उस पर ध्यान दें, चीज़ें आपको सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप भी देख लें, कभी बिल्कुल पीछे पड़ जाएं कि सर ये आपने गलत है, ये गलत लिखा है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ नहीं करनी है, आपको सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना है, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपको बताना, ये किया गया है भाई कार्यकारी निदेशक के रूप में मनीष कपूर को, ठीक है, मुनीष कपूर है इनका नाम।
और आरबीआई जो बनी थी, देखिए ये आरबीआई एक्ट आया था, आरबीआई एक्ट 1934 में। तो उस एक्ट के अंतर्गत ये बनी थी, जो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये रेगुलेट करती है जो भी नॉर्म्स होती हैं, जो कमर्शियल बैंक होती हैं उनकी जितनी भी नॉर्म्स होती हैं उन्हें ये जो है रूल रेगुलेशन आरबीआई ही बनाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बेरोजगारी दर की गणना डैश के अनुपात के रूप में की जाती है। तो बेरोजगार श्रमिकों और श्रम बल के अनुपात के रूप में की जाती है। जो बेरोजगारी की जो दर है, रेट है, बेरोजगारी रेट, उसकी जो गणना की जाती है वो बेरोजगार श्रमिक कितने हैं और जो है श्रम बल के अनुपात के रूप में की जाती है। ठीक है भाई, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। याद रखना है, ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल डैश की प्रसाद पर्यंत तक पद पर बने रहते हैं। तो राष्ट्रपति की जो है, उनके जो होती है राष्ट्रपति की इच्छानुसार ही बने रहते हैं ये पद पर। ठीक है, तो प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं किसके, तो भारत के राष्ट्रपति जी के। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में है जो है भारत के महान्यायवादी, तो ये आर्टिकल 76 से अटॉर्नी जनरल जो है ऑफिस है, आर्टिकल जो है 76 में, अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल का ऑफिस है। और ये देखिए किसी भी जो है जो लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, संसद के जो दोनों सदन होते हैं उनमें किसी में भी भाग ले सकते हैं, कमेटीज़ में भाग ले सकते हैं, बट ये वोट नहीं कर सकते। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो अटॉर्नी जनरल 76, और इन्हें कौन अपॉइंट करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 8 अप्रैल 1929 को 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बी के दत्त ने डैश में बम फेंका था, जैसा कि उनके पत्रक में बताया गया था। घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं था बल्कि बहरों को सुनाना था। तो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी भाई उस टाइम की। ठीक है, उसमें इन्होंने बम फेंका था, जो है भगत सिंह और बी के दत्त ने, 8 अप्रैल 1929 को। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ये आपसे ईयर पूछ लेगा। ठीक है, असेंबली में जो बम फेंका था, सेंट्रल असेंबली थी, लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें बम फेंका था। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है, ये रिपीट हो सकता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 11, नवंबर 2023 तक भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब थोड़ा सा आपको बता देता हूँ एक बार मौलिक कर्तव्यों के बारे में। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो इन्हें बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, मींस मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और ये देखिए हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें हमारे में नहीं थे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। ये कब ऐड करे गए थे, तो ऐड करे गए थे भाई ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, उसमें ये ऐड करे गए थे जो है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर, तो कमेटी का नाम है स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। तो इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी किस देश से इंस्पायर्ड होके हमने लिए हैं ये फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो यूएसएसआर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जब हमने देखिए ये ऐड करी थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, तो उस टाइम पे 10 जो हमने मौलिक कर्तव्य ऐड करे थे, फंडामेंटल ड्यूटी 10 जो है ऐड करी थी, उसमें 1 से लेकर 10 तक। बाकी जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, 11th वाली फंडामेंटल ड्यूटी है जो मौलिक अधिकार है, वो हमने कब ऐड करा था, तो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में, तब ऐड करा था। ये एजुकेशन से रिलेटेड है, चाइल्ड की एजुकेशन से रिलेटेड, पेरेंट्स और जो उनके गार्जियन होते हैं उन्हें पढ़ने का वो अधिकार देना चाहिए उन्हें 6 से 14 साल तक। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। और इसमें और क्या पूछा जा सकता है, तो इस टाइम पे जो है पीएम कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, और क्या पूछा है जा सकता है आपसे, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस पार्ट में आती हैं, तो ये आती हैं भाई पार्ट 4A में। किस आर्टिकल में आती हैं, अनुच्छेद में, तो आर्टिकल जो है आपका 51A के अंतर्गत आती हैं, जो मौलिक अधिकार हैं। ठीक है भाई, और 11th वाली फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है भाई, आपको इतना ध्यान रखना है डियर लर्नर्स। तो चलिए अब हम अपना देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे पूछ सकता है नवंबर तक, वैसे देखो इन्होंने ना करंट से रिलेटेड ये करके पूछ लिया है घुमा फिरा के, बाकी पूछा वही है कि कितने मौलिक अधिकार हैं।
ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना हम। चलिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है डूरांड कप का संबंध किस खेल से है। तो डूरांड कप जो है किस खेल में दिया जाता है, तो ये इसका संबंध है भाई डूरांड कप का फुटबॉल से। याद रखना है आपको, स्पोर्ट्स और कप, ठीक है, खेल और उससे एसोसिएटेड जो है कप याद रखना है, डूरांड कप और फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना 2023 शुरू की थी। तो गृह लक्ष्मी जो योजना है ये तेलंगाना सरकार ने शुरू की थी 2023 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है वैसे ये गृह लक्ष्मी योजना, तो आप एक बार थोड़ा सा याद रख लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। राजस्व प्राप्तियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो देखिए कौन सा कथन सही है ये देखना है, ये यहाँ पे ज़रूर पढ़ना है आपको, ऊपर क्या लिखा है और ये लास्ट लाइन में क्या लिखा है। फिर बाद में जाइए स्टेटमेंट पे, कई बार हम सीधा स्टेटमेंट और लगा दिया आंसर, बाद में पता चला वो तो गलत ही हो गया, पूछा तो कुछ और था, सही या गलत इस पे ध्यान देना है। तो स्टेटमेंट 1 कह रही है राजस्व प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ हैं जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता। बी जो है स्टेटमेंट कह रही है राजस्व प्राप्तियों को कर और गैर कर राजस्व में विभाजित किया जा गया है। तो ये दोनों सही है भाई स्टेटमेंट, ठीक है, तो आपको याद रखनी है, रिपीट हो सकती हैं ये। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भाई मेंडलीव के आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा डैश को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। तो ये परमाणु संख्या के को जो है आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। तो यहाँ पे आएगी जो है परमाणु संख्या। मेंडलीव की जो है वो है आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल जिसे बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल में परिवर्तन किया गया है और उसे परमाणु संख्या जो है एटॉमिक नंबर जो होता है, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर को आधुनिक आवर्ती सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 16। वराह मिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका डैश खगोलीय सिद्धांतों एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम से संबंधित है। तो जो है पंच सिद्धांतिका किसने लिखी थी, तो वराह मिहिर ने लिखी थी और ये देखिए 5 जो है खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। तो पंच मतलब 5, ऐसे भी एसोसिएट कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है एग्ज़ाम में तो ऐसे आ जाए तो याद रखना है। बाकी ये पंच सिद्धांतिका लिखे किसने थी, तो वराह मिहिर ने। ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है, मैच द फॉलोइंग करके भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, तो ये आपको बताना है। तो ये भाई 7वां स्थान है जो है क्षेत्रफल के एरिया के हिसाब से, जो है भारत हमारा 7वें स्थान पर आता है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर कौन आता है। तो पार्टिसिपेट करिए क्लास में और लिखिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च करिए, एक बार खुद से सर्च करेंगे, लिखेंगे कमेंट में, तो आपको चीज़ें तुरंत याद रहेंगी, ठीक है, एग्ज़ाम में आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। शिव कुमार शर्मा का नाम भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो शिव कुमार शर्मा का जो है नाम किससे एसोसिएटेड है, शिव कुमार शर्मा तो संतूर वादक हैं ये, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान है जो है शहनाई से, बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान, इनका संबंध है शहनाई से। और पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, रविशंकर, ठीक है भाई, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें डियर लर्नर्स, ठीक है। तो ये पंडित रविशंकर का संबंध है सितार से और इनका संबंध है पंडित जो बिस्मिल्लाह खान का ये है शहनाई से। संतूर का संबंध है शिव कुमार, संतूर, शिव कुमार से संतूर, एस से संतूर, एस से शिव कुमार, याद रख सकते हैं आप, पूछ भी सकता है एसएससी। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक का जो है निधन किस वर्ष में हुआ, तो ये 2023 में ही हुआ है, जो है जनक है ग्रीन रिवॉल्यूशन के कौन, MS स्वामीनाथन। इनका बड़ा योगदान है भाई इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के पीछे, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है MS स्वामीनाथन जी को, ठीक है भाई। भारत रत्न भी मिला है इन्हें, भारत रत्न 2024 में ही, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाती हैं। अगर हमसे पूछ ले, देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड के फादर कौन है, वर्ल्ड के फादर हैं भाई नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, NB से याद रख सकते हैं, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है भाई।
तो इनका निधन हो गया है 2023 में। और ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया था? 1966 से। यहाँ पे हमने क्या किया था, गेहूं की प्रोडक्शन जो होती है हमें इंक्रीज करनी थी, फूड ग्रेन्स जो होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उस टाइम पे इंपोर्ट करते थे भाई जितना भी फूड ग्रेन्स है, ठीक है, हमारी पूर्ति नहीं हो पा रही थी तो हम इंपोर्ट करते थे यूएसए से, और अच्छी क्वालिटी का जो है गेहूँ भी नहीं आ रहा था। तो और उस टाइम पे ही जब जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, तो उससे पहले सीनो चाइना वॉर हो गया था, सीनो चाइना वॉर, ठीक है, इंडो पाक वॉर भी हुआ था, इंडो पाक वॉर। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ही थर्ड जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, थर्ड 5 ईयर प्लान में आया था। तो ये प्लान बुरी तरह से फेल कर गया था क्योंकि सीनो चाइना वॉर हो रहा था और इंडो पाकिस्तान वॉर था। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आई थी इस प्लान में। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए थे हम 1966 में, 67 में, कहीं पे 65 भी दे रखा होगा, 66 67, ठीक है। तो इसी के अराउंड अगर आपसे आ जाए ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया था, तो इसी के अराउंड आया था। ऑप्शन आपको उसी के अनुसार आपको जो है लगाना है आंसर। जो है क्वेश्चन नंबर जो है 20 देख लेते हैं। लोक नृत्य जत्रा की जो है उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है? तो ये वही वेस्ट बंगाल से हुई है, पश्चिम बंगाल से। जत्रा डांस ये काफ़ी पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी देखो एक शिफ्ट के कंप्लीट होते हैं 20 क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट शिफ्ट के देख लेते हैं जिसमें आए हैं 20 क्वेश्चंस। ये नहीं करने हैं, ये मैथ्स के क्वेश्चन है भाई, तो इसे छोड़ देना है। नेक्स्ट ये रहा। तो हमारा अब फिर से स्टार्ट हो गई है नेक्स्ट शिफ्ट। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, तो हम पूरे 100 के 100 क्वेश्चन करेंगे, एक भी क्वेश्चन कम नहीं करेंगे, ठीक है भाई। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक एस ब्लॉक का तत्व है? तो आपको बताना है, ये रुबीडियम है जो है एस ब्लॉक का जो है ये तत्व है। देखिए एस ब्लॉक दो दो होते हैं, S1 और S2, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं यहाँ से स्टार्ट होते हैं और इस वाले में होते हैं, ठीक है। तो ये रुबीडियम है जो ये एस ब्लॉक में है, कुछ इस तरह से बनी होती है जो पीरियोडिक टेबल होती है, ठीक है। तो S1 और S2 दो ब्लॉक्स होते हैं यहाँ पे एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है, तो रुबीडियम यही है भाई, ठीक है, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तत्व एलिमेंट, ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो भारतीय संविधान मतलब कि क्वेश्चन नंबर 22 है ये, ऐसे नहीं है सेकंड हो रहा है अब ये, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो डियर लर्नर्स, ठीक है। आप देखिए क्लास कितनी ज़बरदस्त जा रही है, मज़ा आ रहा है क्लास में, यस नो लिखिए, ठीक है। और अपने रिव्यू जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि सर मज़ा आ गया क्लास में। और जो मैं पूछ रहा हूँ वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, आप अपनी जो व्यथाएं हैं और जो क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ वो सब लिखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। अगर नहीं किया है तो मेरी सारी क्लासेस यहीं पे आएंगी, ठीक है भाई। और सारी क्लासेस को आप देख डालें, PYQ की जितनी भी क्लासेस हैं जो GD की हैं, आपके लिए स्पेशल स्टार्ट करी है मैंने GD की सीरीज़, ठीक है। तो अब आप इस क्लास की जो है इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन तथा सृजन का उल्लेख है? तो ये 169 में है जो है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान के आर्टिकल जो है अनुच्छेद 169 में दे रखा है। तो राज्यों में विधान परिषदों के उत्थान और सृजन मतलब कि क्रिएशन, ठीक है, उन्हें अबॉलिश करना और क्रिएट करना, तो ये पार्लियामेंट कर सकती है भाई किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो ये है आर्टिकल 169 के अंतर्गत। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन रिपीट है भाई, रिपीट क्वेश्चन है ये, तो ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 23। तो इसमें क्या है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ और RRTS कॉरिडोर के प्राथमिकता खंड का उद्घाटन किया। तो RRTS में T का क्या संबंध है? तो ट्रांजिट है भाई इसका संबंध जो है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसकी फुल फॉर्म आप मुझे लिख के बताएंगे, RRTS की फुल फॉर्म क्या है? अगर नहीं पता है तो एक बार सर्च करिए, ठीक है। सर्च करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप खुद से सर्च करेंगे तो चीज़ें आपको याद होंगी, पढ़ेंगे, लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि और लोगों को भी पता हो, ठीक है भाई। तो इसमें T का संबंध है ट्रांजिट से, ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 24। तो सूंग द्वारा उपयोग की जाने वाली जो है लिपि ब्राह्मणी का एक प्रकार थी और इसका उपयोग डैश भाषा लिखने के लिए किया जाता था। तो संस्कृत भाषा के लिए किया जाता था, ठीक है भाई, ब्राह्मणिकल को फॉलो करते थे जो है सूंग।
ब्राह्मणी कल, ठीक है, तो ये संस्कृत भाषा का यूज करते थे जो कि ब्राह्मणी लिपि का एक प्रकार है। ठीक है भाई। तो सूंग जो डायनेस्टी थी, ये भाई पोस्ट मौर्याज के बाद जो दो डायनेस्टी आई थी, मौर्याज के बाद जो डायनेस्टी आई थी, इंडिजिनस डायनेस्टीज में आते हैं सूंग, कानवा और सतवाहना। ठीक है। पोस्ट मौर्य काल जब ख़त्म हो गया था, तो मौर्य काल ख़त्म हो गया था, उसके बाद जो आई थी डायनेस्टीज़, तो सूंगा, कानवा और सतवाहना, ये इंडिजीनस डायनेस्टी थी। इंडिजीनस मतलब कि यहीं की डायनेस्टी थी, और कुछ आई थी फॉरेन डायनेस्टी बाहर से। ठीक है। तो ये कौन सी थी? तो ये थी इंडो ग्रीक्स। पोस्ट मौर्यन के बाद बता रहा हूँ, मौर्यन एम्पायर जब समाप्त हो गया था। ठीक है। तो इंडो ग्रीक्स थे जो बाहर से आए थे, इंडो ग्रीक्स। साकाज जिन्हें सीथियंस बोलते हैं, और प्रतिहाराज, पार्थियंस, और एक और थे कुशानाज। ठीक है। जिसका राजा था कनिष्क, जिसके टाइम में हुई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है। और ये हुई थी कुंडलग्राम में। देखो ऐसे लिंक करना सीखो भाई, कुंडलग्राम। ठीक है। और कुंडलग्राम कहाँ था? जम्मू कश्मीर में। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर जो है 25 है ये। तो भारत की पहली जो है पंचवर्षीय योजना डैश पर आधारित थी, तो ये हॉरोडोमोर मॉडल पर आधारित थी जो पंचवर्षीय योजना थी। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। जो पीसी महालनोबिस है, पीसी महालनोबिस, ये वही थी, सेकंड जो है 5 ईयर प्लान है उस पर बेस्ड थी। ठीक है भाई। तो इतना आपको ध्यान रखना है। गडगिल योजना आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। सर्च करिए करिए, तभी तो मज़ा आएगा। जब आप सर्च करेंगे तो आपको चीज़ें याद होंगी, जब एग्ज़ाम में जो है सही करके आओगे ना, तब आपको खुशी होगी। अभी तो थोड़ा सा कहोगे सर जी मेहनत करवा रहे हो, मेहनत नहीं है ये, आपकी थोड़ी सही डायरेक्शन में मेहनत है। ठीक है। मज़े मज़े में पढ़ना है आपको, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है भाई। देखो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट 5 ईयर प्लान है, जो एसएससी का फोकस रहता है, वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेके और फिफ्थ 5 ईयर प्लान तक क्वेश्चन पूछता है वो। उसके अलावा आपका 10th 11th और 12th वाले 5 ईयर प्लान पे ज़्यादा फोकस रहता है, बाकी बीच वाले पे कम रहता है उसका। तो फर्स्ट से फिफ्थ में तो 5 ईयर, जो पाँचवा 5 ईयर प्लान था, 5 ईयर प्लान, इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ। ठीक है। हटाओ। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा गया क्वेश्चन है गरीबी हटाओ वाला। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, क्या है भाई? अक्टूबर 2023 तक ओडिशा का राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ये है भाई रघुवर दास। तो ये तो चेंज होते रहते हैं भाई, तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अगर कोई अपॉइंटमेंट हुई है 2024 में, कोई राज्यपाल चेंज हुए हैं किसी राज्य के, ठीक है, तो उसको आपको देखना है, बस इतना करना है। ये नहीं पूछेगा 2023 वाला, क्योंकि एग्ज़ाम हो रहा है 2025 में, तो 2024 के हो जाते हैं आपको इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट। ठीक है। राज्यपाल या कोई किसी अच्छी पोस्ट पे नियुक्त किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे अगर कोई नियुक्त किया गया है, डियर लर्नर्स समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? कोई कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे अगर कोई जो है पर्सनैलिटी अपॉइंट किया है, तो उसे ध्यान रखना है। या फिर राज्यपाल नियुक्त किया है किसी जो है स्टेट का, चेंज हुआ है, तो वो आपको याद रखना, और वो भी 2024 वाला। इससे पुराना तो बहुत कम पूछेगा, ना के बराबर चांसेस हैं पूछने के 2023 वाले के। पूछ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं पूछ सकता, बट चांस कम है, 2024 में पूछ सकता है 2024 वाले। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, वॉलीबॉल में यदि किसी सेट जो है पांचवें सेट को छोड़कर में खेल डैश की बराबरी पर है, तो सेट तब तक जारी रहता है जब तक कि एक टीम दूसरे पर 2 अंकों की बढ़त नहीं बना लेती। तो ये कब तक रहता है भाई? खेल में कितने की बराबरी? 24-24 की बराबरी पर है, तो क्या होगा? सेट तब तक जारी रहता है जब तक कि एक टीम दूसरे पर 2 अंक की बढ़त नहीं बना लेती। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 28। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में फ्लैमिंगो जो है त्योहार फेस्टिवल आयोजित किया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में होता है भाई। ठीक है। जो ये फ्लैमिंगो त्यौहार है, याद रखना है, नागालैंड में होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल। ठीक है। फेस्टिवल फेस्टिवल आप मुझे बताएंगे जलीकट्टू कहाँ पे होता है? जलीकट्टू। ठीक है। बताइए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। आपको लिखना है जलीकट्टू फेस्टिवल यहाँ पे होता है सर, इस स्टेट में। ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, और ये जो मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे कमेंट सेक्शन में आंसर देने के लिए, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप इन्हें हल्के में मत लेना। तो 29 क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी सर ऐसे ही पूछ रहे हैं, PYQ में पूछ रहा हूँ, आपको याद हो जाएंगे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि सर्च करें आप। तो क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय खिलाड़ी अरुणा मिश्रा कौन सा खेल खेलती हैं? तो अरुणा मिश्रा का संबंध है मुक्केबाजी से। ठीक है भाई, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, वाजिद अली शाह के संरक्षण में 19वीं शताब्दी में डैश का एक स्वर्ण युग देखा गया। तो कथक जो है क्लासिकल डांस है, इसका एक स्वर्ण युग देखा गया वाजिद अली शाह के टाइम में। ठीक है, संरक्षण में। तो वाजिद अली शाह पूछ लेंगे का एसोसिएशन किस डांस से है? तो कथक से है। कथक क्या है? क्लासिकल डांस है। और कहाँ का है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। ओडिसी उड़ीसा का है, उड़ीसा का। मणिपुरी मणिपुर का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है डियर लर्नर्स, इतना आपको ध्यान रखना है। और ये चारों के चारों क्लासिकल डांस है और इनका स्टेटस देती है संगीत नाटक अकादमी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना। क्वेश्चन नंबर है ये 11 नहीं है, ये आई थिंक 31वां क्वेश्चन है भाई। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार डैश है। एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है ये। तो ये जो स्टेटमेंट दे रखी है जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, तो क्या है ये एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल ड्यूटी है एक व्यक्ति का। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आप देख लेते हैं 32 क्वेश्चन नंबर जो है, सरकारी डैश सरकार की अपेक्षित प्राप्तियों और अपेक्षित व्यय आगामी वित्तीय वर्ष के लिए का एक विवरण है जो विकास और स्थिरता के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की बजटीय नीति को प्रकट करता है। तो ये है बजट के बारे में स्टेटमेंट दे रखी है ये। ठीक है, आप एक बार पढ़ के ही इसे समझ जाएंगे कि किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, नीति की बात नहीं हो रही है, योजना की बात नहीं हो रही है। राजस्व और बजट में आप थोड़े से जा सकते हैं, पर बजट इसका राइट आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, तो राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 डैश ने जीता। तो ये अपर्णा जो है सतीशन है जिन्होंने ये 2022 का नृत्य शिरोमणि जो नेशनल नृत्य शिरोमणि डांस शिरोमणि पुरस्कार जो जीता है वो 2022 का, वो अपर्णा सतीशन ने जीता है, याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश 2023 में भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। तो 2023 में जनवरी में। यार ये जो है ना डेट वाला सिस्टम, ये एसएससी ने अब कर दिया है, पहले नहीं पूछता था बट अब पूछने लगा है जनवरी मार्च, अब तो डेट भी पूछने लगा है थोड़ा थोड़ा। तो जनवरी 2023 में भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी, ध्यान रखना है भैया आपको। क्वेश्चन नंबर 30 जो है 5 आई थिंक, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर डैश प्रतिशत है। तो साक्षरता दर कितनी है भाई 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ये है 72 पॉइंट जो है 99। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर, ठीक है, हाँ 72.99 ही है ये। ठीक है, साक्षरता दर। और हाईएस्ट जो है लिटरेसी किस स्टेट में है? तो जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस स्टेट की है? तो वो केरला की है, 94% है। ठीक है भाई। और देखिए और क्या पूछ सकता है, और पूछ सकता है आपसे सबसे ज़्यादा जो स्टेट ऐसा कौन सा है जिसमें जो है सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो वो भी केरला ही है। ठीक है, और अगर यूनियन टेरिटरी की बात आ जाए, सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता किस यूनियन टेरिटरी में है जो है साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार? तो वो है लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 डैश 16 नहीं है 36 क्वेश्चन है ये। डैश विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक थे। तो ये थे भाई आपके महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे के नाम से इन्हें जानते हैं। तो ये विधवा पुनर् जो है विवाह था उसके संघ के संस्थापक थे ये 1861 में जो बना था। ठीक है भाई, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861। जो है आपको ये ईयर थोड़ा सा याद रख लें, बाई चांस आ जाए एग्ज़ाम में तो सही चला जाए आपका क्वेश्चन। ठीक है भाई, मेन काम है हमारा जो है हमारे एग्ज़ाम में नंबर तो हमारे इंक्रीज हों, ऐसे नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनना है, यहाँ पे एग्ज़ाम क्रैक करना है, मोस्टली हमारा एम यही होना चाहिए। एग्ज़ाम के बाद खूब पढ़ लेना, ठीक है, बुक्स।
क्वेश्चन नंबर 37, तो ये क्या कह रहा है, MRTP एक्ट ऑफ 1969 एम्ड एट, तो क्या था इसका एम, MRTP जो एक्ट आया था 1969 का, तो रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो इन्हें रेगुलेट करना था, जो कंट्रोलिंग मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी थी, उन्हें रेगुलेट और कंट्रोल करना, जो मोनोपोलिस्टिक, ठीक है, मोनोपोली थी जिसकी, और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस थी जो, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 38, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित पार्श्व गायक जो अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज़ और मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू जैसे क्लासिकल हिट के लिए जाना जाता है, तो एक संगीत निर्देशन और संगीतकार भी थे, तो ये थे भाई किशोर कुमार, ठीक है। ये गाना तो सबने ही गाया होगा आज के टाइम में मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, है आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, ऐसे ही है, बताओ, आप लिख के बताओ एक कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये किशोर कुमार जी थे जिनकी जो है आवाज़ बड़ी मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी और मस्त गाने गाए थे इन्होंने, ठीक है भाई। तो किशोर कुमार को ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, तो आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप, आईसीसी अंडर 19 वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता, तो ये जीता था भाई भारत ने, ठीक है। अंडर 19 जो वुमेंस T20 कप हुआ था, T20 जो है कप हुआ था, वर्ल्ड कप 2023 में ही हुआ था ये, और ये आप मुझे बताएंगे कहाँ पे हुआ था ये, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थोड़ा हाथ पैर हिलाइए, लिखिए, आप हाथों को चलाइए तभी जाके कुछ होगा। तो ये भारत में हुआ था भाई, भारत ने जीता था ये, सॉरी, ठीक है। तो आपको बताना कहाँ पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं क्या कह रहा है, तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व डैश व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर था, तो ये जो है भारत की जो है डेंसिटी पूछ रहा है, डेंसिटी जनसंख्या जो है औसत कितना था, एवरेज डेंसिटी, तो ये 382 जो है किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, तो ये रहते हैं भाई 382 लोग, तो जनसंख्या घनत्व तो कितना था 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम, तो ये आपको छोड़ देना है मैथ का पोर्शन, तो ये भी छोड़ देना है भाई। अब हम देखते हैं अपना 41st क्वेश्चन, तो 41वां क्वेश्चन है ये, पहला नहीं मानना है इसको, शिफ्ट अलग अलग चल रही है, एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन आए थे ना भाई, तो हम ऐसे ही करेंगे शिफ्ट वाइज ही। तो 41वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है बस्तर दशहरा उत्सव का संबंध किस राज्य से है, तो ये छत्तीसगढ़ में होता है जो बस्तर दशहरा होता है, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है जेम्स ऑगस्टन हिक्की, तो जेम्स ऑगस्टन हिक्की को डैश का जनक बीज माना जाता है, तो भारतीय जो है पत्रकारिता जो है प्रेस जिसे बोलते हैं, प्रेस का जनक माना जाता है इन्हें, जेम्स हिक्की को, ऐसे आए, ऐसे जगह जेम्स हिक्की आ जाता है सीधा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो भारतीय जो है पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है इन्हें, जेम्स हिक्की को। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है, याद रख लें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है, तो लैंड बॉर्डर जो है कौन सा जो है कंट्री है हमारे पास वाला पड़ोसी देश हमारा कौन सा है जिसकी जो है सबसे लंबी भूमि जो है लैंड बॉर्डर टच करता है इंडिया से, तो बांग्लादेश का करता है 4096 पॉइंट कुछ किलोमीटर है भाई, ठीक है। ये सबसे लंबी जो है लैंड बॉर्डर हमारे साथ टच करता है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 44th, सक्सेना समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष डैश में भारत सरकार के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस SECC शुरू की, तो कब हुआ था ये, तो ये 2011 में हुआ था, SECC का जो सेंसस हुआ था सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ठीक है, तो 2011 में हुआ था। अब तक 2 बार हुआ है, एक हुआ है शायद 34 में हुआ था ये 1934 में, और एक हुआ है 2011 में, SECC का जो सेंसस 2 बार ही हुआ है अभी तक, ये आई थिंक 34 ही है, 1934, एक बार आप सर्च करके कमेंट सेक्शन में इसका बताएं कि कब हुआ था, ठीक है, पूछ लिया है कई बार ये। तो ये क्या है भाई, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 में जो है जो संसद में जो है पेश किया गया, तो
ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पेश, किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया? तो ये मंत्रालय पूछ रहा है शायद। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, तो स्वास्थ्य से ही रिलेटेड है भाई ये। ठीक है, तो वित्त से तो होगा नहीं। दंत चिकित्सा, वाणिज्य उद्योग, सामाजिक न्याय जो है और अधिकारिता, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में लोहे की उत्पत्ति पर कितने प्रमुख जो है, ये 46 क्वेश्चन है आई थिंक, जितना मैं सोच पा रहा हूँ। हाँ 46 ही है। तो भारत में लोहे की उत्पत्ति पर कितने प्रमुख सिद्धांत जो है स्थापित किए गए, तो बताना है आपको। तो 2 जो है सिद्धांत स्थापित किए गए भारत में लोहे की उत्पत्ति पर। तो क्वेश्चन नंबर जो है 47 देख लेते हैं। 2023 तक अनुच्छेद 51A में अंतिम मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले ही बता दिया है। फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। डियर लर्नर्स ध्यान से पढ़ रहे हैं ना आप? तो ये 2002 में ऐड किया गया था। लास्ट वाला जो मौलिक कर्तव्य है 11th फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, 11वां जो है मौलिक अधिकार। ठीक है भाई, तो 48 क्वेश्चन है ये हमारा। तो निम्नलिखित में से किस जो है पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर एवं स्व जो है उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना है? तो ये भाई तीसरी जो है हमारी पंचवर्षीय योजना में के आत्मनिर्भर की बात कर रहा है और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और तीसरी कब आई थी भाई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 66 तक रही थी ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है 49 है। डैश 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप, तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो ये भाई प्रकाश पादुकोण थे। तो ठीक है, 1980 में ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 50। तो भरतनाट्यम नृत्य में शरीर की चाल की तकनीक और व्याकरण के अध्ययन के लिए पाठ्य सामग्री का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है अभिनय दर्पण। सॉरी भाई, अभिनय दर्पण। तो आज तबीयत थोड़ी ख़राब है, थोड़ा कोल्ड भी हो रखा है। ठीक है, फीवर भी हो रखा है, बट क्लास आपको देनी है क्योंकि आपका एग्ज़ाम है भाई। तो ये इसमें कोई वो नहीं होगा डिले, क्लास आएंगी और डेली आ रही हैं। और आपका जब तक एग्ज़ाम है तो क्लासेस मिलेंगी आपको। PYQ हम एक भी नहीं छोड़ने वाले हैं 2024 वाला। ठीक है भाई, तो आपका काम है पढ़ना, चाहे कुछ भी हो जाए हम पढ़ेंगे और क्लासेस डेली आएंगी। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, अभिनय दर्पण। अब देख लेते हैं अपना जो है 51वां जो है क्वेश्चन नंबर 51। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 इयर्स का होना चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, तो एज का क्राइटेरिया। और अगर जो है लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 होनी चाहिए एज। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 52। धुलाई के लिए विशेष रूप से वस्त्र उपयोग किया जाने वाला वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और एफ्लोरेसेंट जो है क्रिस्टल डैश का एक यौगिक है? तो ये सोडियम का एक यौगिक है भाई। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। जुलाई 2023 में कोरिया गणराज्य के बुसान में डोंग युई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ओकडांग कल्चरल सेंटर जो है में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत ने जो है डैश को हराया। किसे हराया था? तो ईरान को हराया था यहाँ पे, ये जो चैंपियनशिप हुई थी ठीक है कबड्डी की। तो वैसे ये वाला जो है 2023 वाला फिर भी याद रखें आप, वैसे पूछेगा तो नहीं बट ठीक है, SSC का कुछ पता भी नहीं है, पूछ भी ले। स्टेटिक ज़्यादा रिपीट करेगा ना वो, करंट अफेयर्स तो अपडेटेड हो जाएंगे 2024 में। नहीं भाई, तो अगर कोई 2024 में इवेंट हुआ है जिसमें इंडिया की जो है विजय हुई है, जीत हुआ है इंडिया की किसी भी स्पोर्ट्स में, तो वो स्पोर्ट्स आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 64 है या 54 है, तो ये देख लेते हैं हम। देखो 1971 में प्रथम पुरुष हॉकी विश्व कप की विजेता जो है हॉकी टीम कौन सी थी?
तो 1971 में जो है प्रथम पुरुष हॉकी टीम की विजेता थी पाकिस्तान। ठीक है, हॉकी जो विश्व कप हुआ था, वर्ल्ड कप जो हुआ था हॉकी का, मेंस का 1971 में, तो वो पाकिस्तान ने जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो 1964 में भारतीय औद्योगिक जो है विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की जो है दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी? तो भारी उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक है, हैवी इंडस्ट्रीज़ को जो है बढ़ावा देना, इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट देना। ठीक है भाई, बूस्ट देना। तो ये इसका काम था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है 66, जो है फेमिना, ये 56 है या 66 है, लिटिल बिट कंफ्यूजिंग अबाउट इट, बाकी देख लेंगे। ये तीसरी चल रही है, ठीक है, शिफ्ट। तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसे पहनाया गया? तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज पहनाया गया भाई नंदिनी गुप्ता को। ध्यान रखना है इनका नाम, 24 में भी जिसको पहनाया गया आप उसका ध्यान रखेंगे। जो फेमिना मिस इंडिया है, मिस वर्ल्ड, इनका नाम ध्यान रखें आप, अगर इंडिया से है कोई तो, अगर इंडिया से किसी ने क्वालिफाई किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 17, 67 है ये या 57 है, चलो छोड़ो। फसल कटाई उत्सव लोहड़ी निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? तो जनवरी महीने में मनाया जाता है भाई। ये मकर संक्रांति से एक दिन पहले होती है लोहड़ी। ठीक है, तो मकर जो संक्रांति होती है, मकर, अरे यार मैं हिंदी में नहीं लिख पा रहा मकर संक्रांति, फ्लो मेरा इंग्लिश में चला जाता है कई बार। ठीक है भाई, तो इस बात को आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, बस अपने पढ़ने पे ध्यान देना है और समझने पे ध्यान देना है। ठीक है भाई डियर लर्नर्स, तो लोहड़ी है ये, जो कि मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाई जाती है और जनवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी की गणना करते समय सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में से क्या घटाया जाता है? तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन घटाया जाता है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो उसे बोलते हैं एनएनपी, एनएनपी। ठीक है, मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको। देखिए एन एन पी इक्वल टू जो है जी एन पी माइनस जो है डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन। तो ये आपसे यही फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा जो आपसे पूछा है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना। तो निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अली अहमद हुसैन जो है ये शहनाई से संबंधित है, और एक है कौन, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान, इनका संबंध भी शहनाई से है। ठीक है भाई, तो पीपनी की तरह आती है जो, तो अली अहमद हुसैन, तो शहनाई से इनका संबंध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय खिलाड़ी विकास कृष्ण यादव द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है? तो बॉक्सिंग से एसोसिएटेड है विकास कृष्ण यादव। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि देखिए भाई, जो भी स्पोर्ट्स अवार्ड्स मिले हैं 2024 में, तो उन पर्सनालिटीज़ का नाम आपको ध्यान रखना है। किसी को पद्मा अवार्ड्स मिला है, पद्म विभूषण भारत रत्न किसको मिला है, पद्म विभूषण किसको मिला है, पद्म श्री जो है, पद्म विभूषण, पद्म जो है क्या, पद्म श्री किसको मिला है? तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को मिला है तो आपको एक बार देख लेना है 2024 में। ठीक है, और जो है भारत रत्न तो आपको याद करके ही जाना चाहिए, 5 पर्सनालिटियों को मिला है 2024 में, तो उनका नाम आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ पे हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 61st। तो ये 61वां क्वेश्चन है भाई, 3 शिफ्ट के हमने निपटा लिए हैं। तो देखो 61st क्वेश्चन क्या कह रहा है, 61वां। तो मई 2022 तक निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, 19 का एक हिस्सा नहीं है? तो भारतीय अनुच्छेद 19 का एक हिस्सा कौन सा नहीं है इनमें से? तो संपत्ति का अधिकार नहीं है। बाकी देखो ये वाला भी है इसका, भारत के राज्य क्षेत्र के सर्वत्र अबाध
संचरण की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाना और शांतिपूर्वक निराद युद्ध सम्मिलित होना। ये भी हैं, तीनों हैं भाई 19 में, अनुच्छेद 19 में। बाकी संपत्ति का अधिकार नहीं है। और ये है अब लीगल राइट्स भी बोलते हैं इसे, लीगल राइट भी है। और ये है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है, संवैधानिक अधिकार है ये, संपत्ति का अधिकार। कहीं पे लीगल भी है और कहीं पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन भी है। वैसे यूपीएससी तो इसे लीगल राइट मानती है, क्वेश्चन आया हुआ है संपत्ति का अधिकार का, तो यूपीएससी में इसे माना था जो है लीगल राइट, ठीक है। बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। वैसे स्टैट्यूटरी है, ये स्टैट्यूटरी के थ्रू अब बनाया गया है। तो संपत्ति का अधिकार पहले जो है फंडामेंटल राइट्स था, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, उससे हटा दिया गया ये। तो अब ये 300A में है, आर्टिकल 300A में। और पार्ट आप मुझे बताएंगे किस पार्ट में है, 12 में है या 13 में है, ठीक है। तो ये संपत्ति का अधिकार नहीं है आर्टिकल 19 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वाइट गुड्स का उदाहरण है? तो वाइट गुड का उदाहरण जो है एयर कंडीशनर एंड एलईडी लाइटें, तो ये वाइट गुड में आते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 63। तो उस्ताद जाकिर हुसैन बजाते हैं, तो ये तबला वादक हैं भाई उस्ताद जाकिर हुसैन। रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछ लेता है, एसएससी पूछ भी सकता है, तो याद रखें इसे, जाकिर हुसैन को तबला वादक हैं ये। क्वेश्चन नंबर 64। भारत के तत्कालीन वायसराय जो है 1876 से 80 में शासित लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित जो है इस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था, विशेष रूप से उस विरोध को जो डैश 1878 से 80 की शुरुआत के साथ बढ़ गया था। तो एंग्लो अफगान वॉर हुआ था, ठीक है भाई, 1800 जो है 78-80 की शुरुआत जब हुई थी, तो उसके लिए जो क्रिटिसिज्म हो रहा था, जो है इंडियन जो है प्रेस जो है आलोचना कर रही थी जो ब्रिटिश नीतियाँ थी उनकी, तो इसलिए ये लाया गया था, ठीक है भाई। तो एंग्लो जो है अफगान युद्ध 1878 से 80 की शुरुआत के साथ बढ़ गया था। तो इतना आपको ध्यान रखना है। भारत के तत्कालीन वायसराय 1876-80 में शासित लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने, मतलब प्रोहिबिशन करना था, उसे रोकना था उनको, ठीक है। अगर कोई ब्रिटिशर्स की नीतियों के खिलाफ बोलती थी प्रेस तो, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो है एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था उसके बारे में ज़्यादा लिखा था, तो इसलिए उन्होंने इन पर रोक लगा दी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 65। निम्नलिखित में से कौन गुडियट्टम गुडियट्टम, ठीक है, के पुनर्जागरण के दिग्गजों में से एक था? तो ये है भाई अमनूर माधव चाक्यार। तो अमनूर माधव चाक्यार जो है कुडियट्टम, कुडियट्टम होता है केरला में, आई थिंक जितना मुझे ध्यान है ये केरला में ही होता है, कुडियट्टम, केरला या कर्नाटक, केरला में ही होता है। एक बार आप फिर भी खुद से सर्च करें कि कुडियट्टम कहाँ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 66, दिए गए कथन को पूरा कीजिए। अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश, ठीक है, तो प्राकृत में थे और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। तो ये भाई पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो बहुत बार पूछा गया। और ये सिर्फ देखिए एसएससी में ही नहीं, आरआरबी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, और ये आपका स्टेट पीसीएस में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखें कि अशोक की जो लिपि थी वो क्या थी, और ठीक है, प्राकृति में लिखते थे, प्राकृति में थे, और इनकी जो लिपि थी वो ब्राह्मणी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 67। त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा के निम्नलिखित में से किस दिवंगत दिग्गज आदिवासी नेता को 2023 में मरणोपरांत पद्मश्री प्राप्त हुआ? तो ये थे भाई नरेंद्र चंद्र जो है देव वर्मा, नरेंद्र चंद्र देव वर्मा। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है भैया। डियर लर्नर, समझ आ रहा है? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आने वाली क्लासेस के लिए। क्लास में मज़ा आ रहा है, यस नो लिखो, ठीक है। क्लास की आपको इम्पोर्टेंस समझ आ रही है, कितनी ज़रूरी क्लास है, ठीक है। आपको सारी चीज़ें यहीं याद करनी है, घर के लिए कुछ नहीं छोड़ना है हमें, घर पे बैठना है शांत बिल्कुल मज़े से, ठीक है। क्लास में मेरा काम है आपको पढ़ाना और आपका काम है चीज़ें याद करना, तो यहीं याद करेंगे, यहीं सब कुछ करेंगे हम, सारी चीज़ें यहीं सीख के जाएंगे।
ठीक है भाई, तो देख लेते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बाकी आप लाइक पर ज़रूर करें अगर क्लास पसंद आ रही है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। भाई ऐसे आपको जलना नहीं है किसी से भी, ठीक है। प्रिपरेशन के दौरान आपको ऐसे वो भी वही पढ़ रहा होगा, आप भी वही पढ़ेंगे, जितना आप पढ़ेंगे उतना आपके नंबर अच्छे आएंगे, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बाकी और जो CGL वगैरह के हैं उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ठीक है। सारी क्लासेस अवेलेबल हैं चैनल पर। सबसे पहले आप उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बेल आइकन दबा लें, जो भी चीज़ें हैं सारी दबा लें, ठीक है भाई। तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और चैनल को भाई आग की तरह फैला दो अब, ठीक है। सपोर्ट दिखाओ अपना, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दीपिका पल्लिकल कार्तिक, जो है दीपिका पल्लिकल कार्तिक निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो इनका संबंध है भाई किससे? स्क्वैश से। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है आई थिंक ये। तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा बेरोजगारी का कारण है? तो किसी विशेष क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवासन, ठीक है, तो ये बेरोजगारी का एक कारण है। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है 70 देख लेते हैं हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में डैश का उल्लेख है, तो भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, तो ये आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 126 में। तो आर्टिकल 124 से लेके और 147 तक जो है ये इनका जो है दे रखा है, किसका? तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में दे रखा है। तो आर्टिकल 124 में देयर शैल बी आ सुप्रीम कोर्ट, और उसमें एक चीफ जस्टिस होने चाहिए। बाकी जो है आर्टिकल 126, तो भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, तो अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो वो आर्टिकल 126 में दे रखा है, ठीक है भाई। तो इतना आपको ध्यान रखना है डियर लर्नर्स। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71, 71। विश्व चैंपियनशिप या ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए पहलवान रेसलर की आयु कम से कम डैश वर्ष होनी चाहिए, और उसे राष्ट्रीय महासंघ द्वारा प्रायोजित किया जाना चाहिए। तो उसकी जो है कम से कम आयु 17 वर्ष तो होनी चाहिए, ठीक है भाई, 17 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना 72। तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की जो मेज़बानी किस देश ने की थी? तो ये की थी भारत ने, ठीक है भाई। 2022 में जो अंडर 17 जो वुमेंस वर्ल्ड कप जो हुआ था, ठीक है, फीफा का, फीफा फुटबॉल ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है, अगर आपको नहीं याद आ रहा तो भारत ने की थी 2022 में। 73rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष नाबार्ड ने जो है MYRADA को जो है एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी थी? तो ये दी थी भाई 1987 में, 1987 में। बाकी नाबार्ड कब बना था? तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर जो है 74, इसमें क्या है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क 15+ वर्ष साक्षरता दर डैश है, तो कितनी है? 69.3%। 2011 की जनगणना के अनुसार है, जो 15 वर्ष से जो है अधिक के लोग हैं उनकी जो है साक्षरता दर क्या है वयस्क की? तो 69.3% है 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 75 है, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प उत्सव फ्लोरल फेस्टिवल है? तो ये भाई होता है आपका फुलाइच उत्सव, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, याद रखना है। और एक होता है, देखो, लोसार फेस्टिवल भी होता है जो कि बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, वो होता है लद्दाख में, लद्दाख, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश में जो है ये होता है फुलाइच फेस्टिवल, और लद्दाख में होता है लोसार फेस्टिवल जो कि बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, न्यू ईयर है ये जो है बुद्धिज़्म में, ठीक है। बैसाखी कहाँ होता है? तो ये पंजाब में होता है, सिख जो है समुदाय के लोग ज़्यादा मनाते हैं, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 76। तो ये अगस्त 2023 में ग्रीस के जो है राष्ट्रपति द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी को किया गया है, भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं, 2023 में किया गया था, ये याद रखना है आपको, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। प्रधानमंत्री जी को अभी कोई नया अवार्ड मिला है ना, कोई ऑनर मिला है किसी देश का, तो वो ज़रूर आप पढ़ के जाएं क्योंकि वो पूछने के चांस हैं। तो 77 क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान
शुरू किए गए गहन कृषि जिला कार्यक्रम इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो विशिष्ट जो है जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है भाई, ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान था ये गहन कृषि जिला कार्यक्रम इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम AIIADP। तो ये था विशिष्ट जिलों जिलों से संबंधित है। तो विशिष्ट जिलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन भाई कृषि से ही तो था। तो यहाँ पे कृषि उत्पादकता को, हमारा मेन काम था फूड ग्रेन्स को जो है उनकी प्रोडक्शन बढ़ाना, उत्पादकता उनकी बढ़ाना। तो यही था भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन में। भूमि सुधार से कोई रिलेशन नहीं है, ये तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। जैविक कृषि को बढ़ावा देना, तो ये भी नहीं था उस टाइम पे। ठीक है भाई, व्यापारिक फसलों की कृषि को बढ़ावा देना, भाई फूड क्राइसिस था भाई उस टाइम पे, फूड की ज़रूरत थी हमें, फूड ग्रेन्स की। ठीक है, तो विशिष्ट जिलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, ये था। अब देख लेते हैं 78 क्वेश्चन है ये, 78वां। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का SI मात्रक है? तो ये है केल्विन। जो है टेम्परेचर का किस में मेजर किया जाता है, इसकी SI यूनिट क्या है? तो केल्विन जो है तापमान को मापा जाता है, SI जो है उसका मात्रक है केल्विन। ठीक है भाई, वैसे फ़ारेनहाइट भी है, डिग्री सेल्सियस में भी नापा जाता है, बस इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। ठीक है, प्रेशर का जो होता है, प्रेशर जो है इसे नापते हैं पास्कल में। ठीक है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 79। देखिए, अगर मेरे से कुछ ऐसे गलती से कोई, जैसे कहते हैं ना कि कई बार आप बोलना कुछ चाहते हैं तो निकल कुछ जाता है, तो कई बार अगर कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो आपको माइंड नहीं करना है, आपको खुद से सही कर लेना है। ठीक है, और उसे कमेंट सेक्शन में लिख देना है ताकि और लोगों को भी पता चल जाए। ठीक है भाई, कई बार हो जाता है कि ध्यान नहीं रहता है क्लास में, कई बार चीज़ें ना ऐसी हो जाती हैं फ्लो में, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा माइंड नहीं करनी है और उस चीज़ को आपको सही करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है ताकि और लोग भी समझ जाएं। ठीक है, वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई चीज़ ऐसी गलत ना मैं पढ़ाऊँ, मेरा उद्देश्य है आपको सही चीज़ें बताना। ठीक है, सही क्वेश्चन, सही नॉलेज देना, ना कि आपको ऐसे कुछ भी बता देना। तो सही होगा, जो मुझे पता होगा उसके लिए मैं बोल दूंगा, जो नहीं पता होगा, जिसमें कन्फ्यूजन होगा उसके बारे में भी मैं बोल दूंगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मेन बात वो है हमारी। आप एक बार सर्च कर लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। ठीक है भाई, जिसका मैं बोलता हूँ आप सर्च करिए। ठीक है, आप खुद भी देखेंगे तो इससे क्या होगा, आपको एक तो चीज़ें याद होंगी, क्वेश्चन याद रहेंगे। ठीक है, अगर वो आपके जो है एग्ज़ाम में आ गया तो आप उसे सही कर पाएंगे। दूसरा, जिसको नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में देख के खुद सही कर लेगा, और अपने रिव्यूज़ दीजिए कमेंट सेक्शन में ताकि और लोग भी पढ़ें कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अरुणोदय जो है 79वां क्वेश्चन है हमारा 2.0। तो निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये असम के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका नाम भी ऐसा ही है, अरुणोदय। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ही है, तो असम का ये जो है लॉन्च किया गया असम के द्वारा। ठीक है, स्टेट में। तो ये हमारा 80वां क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से किसे अक्षर आधुनिक भरतनाट्यम की जननी, मदर ऑफ मॉडर्न भरतनाट्यम कहा जाता है? तो रुक्मिणी देवी अरुणडेल। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लें। ठीक है भाई, इस पर थोड़ा फोकस दें। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो आधुनिक भरतनाट्यम की जननी तो यह है रुक्मिणी देवी अरुणडेल। तो यहाँ पे हमारे 80 क्वेश्चन कंप्लीट रहे हो गए हैं। अब हमारे 20 क्वेश्चन और बचे हैं, इन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। इसे छोड़ देना भाई, ये मैथ का पोर्शन है। तो हम देखते हैं अब। तो ये आ गए हमारे 81st क्वेश्चन है ये। मिताली राज निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो इनका संबंध है भाई क्रिकेट से। रिपीटेड क्वेश्चन तो याद रखना है आपको, मिताली राज। क्वेश्चन नंबर 82। तो टेबल टेनिस में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? तो ये भाई आपके 11 अंक होते हैं। ठीक है, टेबल टेनिस में। 83 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डांडिया रास नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो डांडिया कहाँ होता है? तो ये गुजरात में होता है, गुजरात का फेमस नृत्य है भाई डांडिया। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 84th। भारत में गरीबी रेखा आमतौर पर कैसे निर्धारित की जाती है? तो आय और उपभोग का स्तर देखकर ही गरीबी रेखा निर्धारित की जाती है, कितनी उसकी आय है और कितना उपभोग करता है। ठीक है, तो विचार जो है धार्मिक विचारधारा से नहीं किया जाता है, ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच, ये भी नहीं है। शिक्षा की गुणवत्ता, ये उनमें से कुछ हो सकता है, लेकिन गरीबी के लिए तो भाई उसकी आय देखनी पड़ेगी ना। एक उसमें जो है उसका क्राइटेरिया है, उपभोग कितना करता है वो भी देखना है।
तो ये जो है ऑप्शन थर्ड इज़ द सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है इसका। तो भारत में गरीबी रेखा आमतौर पर आय और उपभोग का स्तर देखकर ही की जाती है निर्धारित। अब है क्वेश्चन नंबर 85। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो ये 61.8% है बिहार की जो साक्षरता दर है। ठीक है भाई, ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो देखिए भाई, यहाँ पे ना देखो क्या है, एक्सप्लेनेशन ना बहुत ज़्यादा देने से ना क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हमारा काम है रिवीजन करना, और सीधा टक से अगर कोई क्वेश्चन आ गया ना एग्ज़ाम में तो वो हमारा सही जा सके। यहाँ पे भाई रिवीजन क्लास चल रही है ये हमारी, जितनी भी फिर भी जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है आपके लिए काम की, मैं उतनी दे रहा हूँ। बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरी क्लासेज हैं, ठीक है, जो मैंने PYQ कराए हैं CGL का, MTS का, उसमें भर भर के एक्सप्लेनेशन है खूब। आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं उनमें। तो उन वाली सीरीज़ को देखिए आप, जो मैंने डाल रखी हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए आपको मोस्टली चीज़ें वैसे मोर देन सफिशेंट है जितना यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। बट अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो उन क्लासेस को देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे तो हम रिवीजन मोड में हैं। अब हम समझने वाले मोड में थोड़ा कम है, रिवीजन करना है हमें चीज़ों को, ठीक है, मग अप करना है ज़्यादा से ज़्यादा। इस वाले में PYQ को देख के ही आइडिया लगाना है, यहीं से लिंक करनी है चीज़ें, ठीक है डियर लर्नर्स। और बहुत ज़्यादा अपने ऊपर डर को हावी नहीं होने देना है, एनजाइटी को दूर रखना है। मज़े मज़े में पढ़ेंगे हम, सारे कर लेंगे। देखो 4 5 5 6 क्लासेस में ही सारे PYQ 1000 से ज़्यादा। तो बताइए इसमें क्या दिक्कत है? ये तो बहुत सही चीज़ है ना। आपको पता भी चल जाएगा, फियर भी नहीं रहेगा यार मैंने PYQ नहीं पढ़े। बहुत बच्चों को फियर रहता है लास्ट में, PYQ नहीं पढ़े, कोई आ गया तो अरे तो भाई दे तो रखा है, अब ये पढ़ो आप, ठीक है। सब्सक्राइब करो चैनल को, तभी पता चलेगा क्लासेज आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86 जो है क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं, या कौन सा खेल खेलते हैं? तो क्रिकेट से संबंधित हैं जसप्रीत बुमराह, ठीक है भाई। बॉलर हैं इंडिया के बढ़िया वाले, ठीक है। तो ये क्रिकेट से इनका संबंध है। तो 87वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भोजन कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न जो है उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और उत्पादकता बढ़ाना? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना है जिसके बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। याद रख लें ये वाली योजना। ये भाई 7वीं पंचवर्षीय योजना तो पहली बार ही पूछी है इन्होंने, बाकी 1 से 5 तक ही पूछते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 88। तो निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति रंगकेर जो है रोंगकेर उत्सव मनाती है? तो ये करबी जो है जनजाति है, ट्राइब है, जो है रोंगकेर फेस्टिवल मनाती है। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा जो है प्रतिज्ञान का उल्लेख है? तो ये है भाई आर्टिकल 159 में, 159 में जो अनुच्छेद है 159वां, उसमें राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा जो है प्रतिज्ञान का उल्लेख है। तो ये आपको ध्यान रखना है डियर लर्नर्स। और 155 भाई अपॉइंटमेंट कौन करता है? इसमें अपॉइंटमेंट दे रखी है, जो राज्यपाल होता है उनकी जो है अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, जो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। ये आर्टिकल 155 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 90 क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 90, भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त डैश को ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया। तो 2021 में लॉन्च किया था भाई ई श्रम पोर्टल जो लॉन्च किया था 26 अगस्त को, ठीक है। याद रखना है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। जहाँ पे रोजगारी और बेरोजगारी की बात आए वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए क्वेश्चन। तो 91st क्वेश्चन, तो 2023 में जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने स्पिनोजा पुरस्कार जीता, जिसे डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? तो ये थे भाई जोइता गुप्ता, इन्होंने जो है स्पिनोजा पुरस्कार जीता, जो है डच का एक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है जिसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। तो 1919 के रॉलेट एक्ट में ब्रिटिश औपनिवेशक सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की। तो उस समय भारत का ब्रिटिश जो है वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो ये थे क्लेम्सफोर्ड, लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1919 में आया था तो जो रॉलेट एक्ट आया था। तो इसमें क्या था? नो अपील, नो दलील, ओनली अरेस्ट, ठीक है। क्लेम्सफोर्ड था भाई। तो ये ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 93 है ये। देनदारियों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो सही कौन सा है इनमें से? तो स्टेटमेंट एक दे रखी है, देखो, किसी भी फर्म के लिए देनदारियां उसके ऋण या उस पर दूसरों का बकाया है। बी स्टेटमेंट कह रही है एक बैंक के लिए मुख्य देनदारियां वह जमा राशि है जो लोग बैंक के पास रखते हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं इसके, जो है स्टेटमेंट। ठीक है, देनदारियों के बारे में बात कर रहा है और ये सही है बिल्कुल, ए और बी दोनों स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 94। भारत की संविधान सभा का चुनाव डैश में हुआ था? तो जुलाई 1946 में हुआ था भाई। जो हमारी संविधान सभा है उसका चुनाव 1946 में हुआ था, और पहला जो फर्स्ट सेशन था इसका, तो ये 9 दिसंबर 1946 को पहला जो है इसका सेशन हुआ था। और इसके जो अस्थाई जो प्रेसिडेंट बने थे, अध्यक्ष बने थे, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे तो उन्हें अस्थाई बना दिया था। फिर उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या है जो है इनका अध्यक्ष बना दिया गया था संविधान सभा का। और देखिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ से, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो लेके आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए थे, और ये लेके आए थे 13 दिसंबर 1946 को, और इसे हमने एक्सेप्ट कर लिया था जो है संविधान सभा ने 22 जनवरी यूनैनिमसली 1947 को। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है संविधान सभा के बारे में। और जो संविधान सभा थी वो पार्शियली इलेक्टेड थी, पार्शियली मैं बता दूं, पार्शियली इलेक्टेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, और पार्शियली नॉमिनेटेड थी, नॉमिनेटेड। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। जो हमारी संविधान सभा बनी थी, ठीक है, जुलाई में इसके इलेक्शन हुए थे 1946 में। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना 95th। तो 95वां क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो सही पूछ रहा है इसमें से। तो पहली स्टेटमेंट है, यह क्रांति दूसरी पंचवर्षीय योजना के जो है दौरान भारत के भुखमरी संकट को दूर करने के लिए शुरू की गई थी। तो इसमें सही कथन पूछ रहा है हरित क्रांति के बारे में। तो ये क्रांति दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो ये आई तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान थी, लेकिन जो भुखमरी थी, वो भुखमरी संकट जो हुआ था वो सेकंड जो है पंचवर्षीय योजना थी, उसके बाद स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो इसके दीर्घकालिक उद्देश्यों में जो है ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, अवसंरचना, कच्चे माल आदि पर आधिकारिक समग्र कृषि आधुनिकीकरण शामिल था। तो ये बिल्कुल सही है भाई इसमें। ठीक है, तो बी स्टेटमेंट सही है। और यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय योजना है, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में भुखमरी संकट हो गया था, तब जाके ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में ये जो है हरित क्रांति आई थी। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हरित क्रांति जो है किस 5 ईयर प्लान में आया था? तो ये थर्ड में आया था भाई, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सेकंड में नहीं आया था, बट इन्होंने सेकंड में, देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन है इस स्टेटमेंट में थोड़ी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, नहीं तो गलत होने के चांस हैं इस वाली स्टेटमेंट के, आप जो है गलत कर आओगे अगर आपने पढ़ा है कि थर्ड पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इन्होंने स्टेटमेंट ऐसी दी है। ठीक है, तो दोनों सही हैं, ए और बी। तो आपको थोड़ा सा समझना है और ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है। क्वेश्चन को आप हमेशा कंप्लीट पढ़िए भाई। ठीक है, अगर आपने कंप्लीट नहीं पढ़ा ना क्वेश्चन, तो गलत होने के चांस हैं। यहाँ पे सही है या गलत है ये भी ध्यान देना है स्टेटमेंट वाले में। स्टेटमेंट को पूरा नीचे तक पढ़ना है भाई। पहले देखो आप ऊपर वाला पढ़िए, फिर यहाँ पे अगर कोई स्टेटमेंट की फॉर्म में ना, तो फिर उसे नीचे से पढ़िए, ये वाला जो सबसे लास्ट वाला जो स्टेटमेंट होता है इसे पढ़िए, जो लाइन है। ठीक है, इसमें आपको पता चल जाएगा सही पूछा है गलत पूछा है। सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं एग्ज़ाम में डियर लर्नर्स। ठीक है, तो वो आपको नहीं करनी है, मैं बताने के लिए हूँ, आपको नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। ठीक है, तो 96 जो है हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश ने फिल्म देवदास के प्रसिद्ध गीत काहे छेड़े मोहे, तो बाजीराव मस्तानी के गीत मोहे रंग दो लाल को कोरियोग्राफ किया था? तो ये किसने किया था? तो पंडित बिरजू महाराज ने किया था भाई। इनका घराना भी पूछ लेता है कई बार, तो आपको बताना है किस घराने से संबंधित थे। ठीक है, सर्च करिए अगर नहीं पता है तो, और लिखिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आज थोड़ा सा आपको काम दिया है मैंने, तो ये काम आपके काम का है और एग्ज़ाम में आपकी जो है परफॉर्मेंस बूस्ट कर देगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस दिलाएगा आपको अगर इसमें पार्टिसिपेशन रखेंगे तो आप। तो ये 97वां क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय ने एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर जीते? तो ए आर रहमान ने जीते थे।
2 ऑस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 98 क्वेश्चन है ये हमारा। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त 2023 तक कितने उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया? तो ये 61,199 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 99, 99। पूर्वा पाषाण काल पैलियोलिथिक पीरियड का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का डैश प्रतिशत कवर करती है? तो 99% कवर करती है। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे स्टेटमेंट लंबी होगी ना, आपको थोड़ा डर लगेगा, बट वो क्वेश्चन थोड़ा इजी होता है एज़ कंपैरिजन टू वन स्टेटमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। तो मनुष्यों में ध्वनि वाग यंत्र वॉइस बॉक्स द्वारा उत्पन्न होती है। तो वाग यंत्र का दूसरा नाम क्या है? तो ये कंठ है भाई। जो मनुष्यों में जो ध्वनि उत्पन्न होती है कंठ के द्वारा होती है। ठीक है, जो हमारे गले में होता है, ठीक, इसके द्वारा होती है। तो डियर लर्नर्स देखो, यहाँ पे हमारे 100 जो है क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आज आई थिंक 500 के करीब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। चौथा ये लेक्चर है। इससे पहले 3 क्लासेज आ चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं वो देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आने वाली क्लासेज हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और देखिए भाई, आपको पढ़ना है, आपको अब एग्ज़ाम में बिल्कुल बहुत कम टाइम रह गया है। 4 फरवरी से आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, और आपको बिल्कुल एंजाइटी में नहीं रहना है, प्रेशर में नहीं रहना है। नकारात्मक लोग हैं जो नकारात्मक है ना, उनसे थोड़ा दूर रहना है और प्रैक्टिस करनी है। मॉक्स लगाइए आप जितने भी हो सकें। ठीक है, मॉक्स जितना लगाएंगे उतना ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। PYQ को ही मॉक की तरह दे सकते हैं आप। बाकी करंट अफेयर्स से थोड़ा सा अपडेट रहिए, है ना। जैसे कि देखो, अभी कोई एक्सरसाइज हुई है, वैसे एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन अभी तक तो आया नहीं है 2024 में, कि इंडिया की जो है आर्मी एक्सरसाइज, नेवी एक्सरसाइज और एयरफोर्स एक्सरसाइज, वो क्वेश्चन अभी पूछा नहीं है 2024 में। अभी तक तो मैंने देखा नहीं है कोई क्वेश्चन। बाकी हाँ, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट को आप देख सकते हैं। और कोई डेवलपमेंट हुई है तो नहीं, अगर कोई अवार्ड मिला है किसी इंडियन को, वो भी आप जो है कंसीडर कर सकते हैं। और अभी जो स्पोर्ट्स के अवार्ड हैं वो थोड़ा ध्यान रखें आप, उसमें से क्वेश्चन बन सकता है। और इनका जो है क्लासिकल डांस पे काफ़ी जो है फोकस है। और ये जो पद्मा अवार्ड्स मिले हैं, इन पे भी थोड़ा सा, पद्मा अवार्ड्स इन्हें भी देख लें। खासकर भारत रत्न और पद्म विभूषण, जो फर्स्ट जो हाईएस्ट अवार्ड है और उससे दूसरे वाला है जो पद्म विभूषण, इन पे ध्यान रखें। अगर किसी खेल वाले को मिला है, किसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को जो मिला है, उसे भी ध्यान रखें। और इसके अलावा देखिए, स्पोर्ट्स अवार्ड्स मिले हैं अभी 2024 के ही, तो उन्हें भी ध्यान रखें आप। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ेंगे तो आपको देखिए पैटर्न समझ आ रहा होगा। इतने क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करें अब, तो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, पैटर्न पकड़ना है आपसे। बाकी एक्सरसाइज वगैरह भी देख लें कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करी है इंडिया ने किस कंट्री के साथ, उनका नाम पूछ सकता है इस बार अगर कुछ चेंज किया तो। बाकी होगा तो नहीं, 20 क्वेश्चन में क्या ही करेगा वो। ठीक है, तो हम तो अपना स्कोर बढ़ाएंगे कैसे भी करके। तो PYQ का आप कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर CGL वगैरह के भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरी क्लासेस को देख सकते हैं PYQ की। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी यहीं पे मिलेगी आपको इसी चैनल पर। ठीक है, सबके PYQ की आपकी कोई, मेरे हिसाब से तो आपको बुक लेनी नहीं चाहिए कोई भी। ठीक है, GK GS के लिए। बाकी अगर आपकी इच्छा है तो आप ले भी सकते हैं। बाकी मैं PYQ तो सारे करा ही रहा हूँ। ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, एग्ज़ाम मोड में आ जाना है और एंजाइटी को बिल्कुल दूर रखना है भैया आपको। ठीक है डियर लर्नर्स, तो चलिए अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।